जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दुनिया में अशांति फैल चुकी है। यूक्रेन और रसिया आपस में टकरा चुके हैं और जिनको बोलना चाहिए वो लोग खामोश हैं और जिनको नहीं बोलना चाहिए वो बेवजह बोल रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से राजनीतिक विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बतकही में। सर, रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अगर हम इसको सहज भाषा में समझना चाहें तो किस दृष्टिकोण से आप हमको समझाएंगे कि आने वाला जो इसका समय है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है? और ये जो लड़ाई चल रही है, क्या दोनों देश एक छत के नीचे आके बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या इसलिए नहीं बात करना चाहते हैं कि दोनों का ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट हावी हो रहा है, और या कोई तीसरा इसमें आड़े आ रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है, अगर हम देखें इसकी सबसे बड़ी वजह है, आप देखें कोल्ड वार के बाद जो है दुनिया में अगर आप देखें तो सिर्फ अमेरिका ही का ये डोमिनेशन था और उसको ये कहा गया कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है। यानी पूरे दुनिया में जो है सिर्फ एक ही कंट्री का जो है डोमिनेंस रहा। इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। अमेरिका और उसके जो एलाइज थे। लेकिन अभी आप देखें ये जो वार हो रही है इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अब अगर आप देखें सीरिया का अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देते हैं, जो सीरिया में हुआ, वहाँ पे रशिया की जो पावर है पुतिन के अंडर में, वहाँ पे उसकी लीडरशिप को, जो पुतिन की लीडरशिप को लोगों ने वहाँ रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि पुतिन को लगा कि अगर नहीं बशर अल असद को बचा पाया तो कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में मेरा जो प्रभुत्व ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे जो उनका पावर था, उस पावर का ही आपको एक्सटेंशन है ये। क्योंकि और एक चीज़ और लोग भूल जाते हैं, एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। कई बार जो है अमेरिका ने भी जो है ना इल्ज़ाम लगाया और कहा कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान में जो पावर में आया, कहीं ना कहीं जो है ना रशिया ने जो है ना इनडायरेक्टली जो है उसको जो है बैक किया है। तो उसी का ये एक्सटेंशन है। अब पुतिन को ये लग रहा है कि अगर ये विक्ट्री मुझे नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं मैं बैकफुट पे चला जाऊँगा। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि ये वार किसी भी तरह से यूक्रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर यूक्रेन उनसे कंट्रोल आज हो जाता है तो कहीं न कहीं आप देखें, अगर विक्ट्री यहाँ पे होती है और कुछ और एरिया पे अगर पुतिन का कब्ज़ा होता है तो कहीं न कहीं आप देखेंगे दुनिया जो है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा सकती है। और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया की भी सुप्रीमेसी होगी। इसमें दो डायमेंशन हो सकते हैं, या तो बाईपोलरिटी आएगी। बाईपोलरिटी जब आएगी तो रशिया के साथ चाइना कहीं न कहीं होगा और एक तरफ अमेरिका होगा और उसके जो यूरोपियन कंट्रीज, जो खास तौर से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, इंग्लैंड है और उसके अलावा जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी उसमें आएंगे, उस ग्रुप में। और जो है अगर मल्टीपोलर होता है तो चाइना, अगर आप देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें तो चाइना जो है ना बड़ा डिफेंसिव रहा है। वो उसने डायरेक्ट किसी की तरफ से वोट नहीं किया। तो ये कहीं न कहीं जो है आप देखिए जो ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है, अगर ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का अगर नया जो किंग कहा जाए तो वो कहीं न कहीं जो है ना चाइना है, क्योंकि जितनी है उसके सामान पूरी दुनिया में आपको मिल सकते हैं। तो ये मल्टीपोलरिटी की तरफ भी वर्ल्ड जा रहा है। ये जो वार है, यूक्रेनियन वार जो है, ये डिसाइड करेगी कि आगे फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर किस सिमत में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वार की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पा रही है। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर चाइना अपनी चाल चलेगा जिससे अमेरिका और भारत दोनों डिस्टर्ब रहेंगे। जैसा कि आप बता रहे थे कि मतलब जो है रसिया ताकतवर हो जाएगा, विश्व युद्ध चाहे जो भी हो इसके रिजल्ट निकले, लेकिन दुनिया मानेगी कि हाँ रसिया ताकतवर है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि रसिया और जो है पुतिन भले ही अपने आप को दुनिया के सामने ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डेड बॉडी है रसियन सैनिकों की, वो जब वापस जाएगी रूस में, तो जो वहाँ पर एक असहमति की आवाज़ उठनी शुरू हो जाएगी, तब जब गाँव में और शहरों में कोहराम मचेगा तो कहीं ना कहीं लोग असहमत होंगे पुतिन से। क्या आपको नहीं लगता है? जी देखिए, अगर ये वार बहुत दूर तक जाती है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आपको पता होगा कि जो पुतिन के अंडर में जब से पुतिन का प्रभुत्व रशिया पे पड़ा है, तो आप कहें कि वहाँ पे जो वार हुआ, ख़ास तौर से हम चेचनिया के वार देखें, जो चेचन वार हुआ था उसमें रूस ने यही गलती की थी। उसकी फ़ौज गई तो उसमें काफ़ी उनको शुरू में नुकसान हुआ, लेकिन फिर जो है कहीं न कहीं अगर आप देखें तो उन्होंने जो है वहाँ पे अपना ज़्यादातर, उसके बाद फिर एयरफोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया। एयरफोर्स का इस्तेमाल करने से उनकी ज़मीनी जो फ़ौज थी उसका नुकसान जानी कम हुआ।
तो अभी ये कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ जो है ना पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं की है, और अभी वो अपना पावर जो लगा रहे हैं, जो भी उनकी एयरफोर्स है रशिया की, वो बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। वो अगर हम कंपैरिजन करें अमेरिका से, वो कहीं कमज़ोर नहीं है। भले इकोनॉमिकली रशिया वीक ज़रूर है, लेकिन डिफेंस में कहीं से वो अमेरिका से कमज़ोर नहीं है। और उसका ये एयर जो है, एयर बहुत ही मजबूत है वहाँ का। तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी जब अगर उनको लगेगा कैजुअलिटी ज़्यादा अगर होने लगी, तो कहीं ना कहीं वो जो एयरफोर्स की ताकत बढ़ा देंगे, जिससे कि वहाँ पे जो है उनकी कैजुअलिटी उनके लोगों की कम हो जाएगी। अगर सर रसिया की बात की जाए तो पुतिन एक तरफ हमले पे हमले करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जेलेंस्की को बातचीत पर भी बुला रहे हैं। इनकी जो ये रणनीति दुनिया को समझ में नहीं आ रही, दो धारी तलवार यूज कर रहे हैं। मतलब युद्ध में भी नहीं हारना चाह रहे हैं और बातचीत में भी नहीं हारना चाह रहे हैं। आखिर दुनिया को समझाना क्या चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह है कि पुतिन का शुरू का तो ये है, जो ये बात करना है, वो ये चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं जेलेंस्की जो है वो आ जाए हमारे कंट्रोल में और हमें और आगे वार को आगे न बढ़ाना पड़े, क्योंकि जितनी वार बढ़ेगी इकोनॉमिकली भी रशिया वीक होगा और जो उसके फौजियों की भी कैजुअलिटी हो सकती है। और उसके साथ उसमें एक थ्रेट भी है कि वो चाह रहे हैं कि जल्दी से, आपने देखा होगा दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन ये पहला उनका मकसद यही है पुतिन का कि इस तरह से और हम कहें ताकि बातचीत के टेबल पे आए, जिससे हमारा ये फ़ायदा हो सके। दूसरी चीज़ एक मैसेज ये भी देना चाह रहे हैं कि हम जो है लोगों को मारना नहीं चाह रहे, बल्कि ये जेलेंस्की की जो जिद है, इसकी वजह से जो ये लड़ाई हो रही है, हमें मजबूरन जो है ना यूक्रेन में वार को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि हमारे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी हैं, और इसके लिए कहीं न कहीं जेलेंस्की जो है और उसके अलावा जो है जो ये वेस्टर्न पावर है, ख़ासतौर जो अमेरिका के जो अलाइज हैं, वो कहीं न कहीं जेलेंस्की को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वार आगे बढ़ रहा। हम इस वार को रोकना चाह रहे हैं। मतलब युद्ध खत्म होने के बाद में उनके ऊपर आरोप भी ना लगे, वो तो कहेंगे कि जो है हम तो कह ही रहे थे बातचीत कर लो, नहीं तो हम युद्ध रोक देते। जी, बिल्कुल वही वो ऐसा ही सोच रहे हैं। और उस बाद में अगर ये वार का अब रिजल्ट क्या होता है तो आगे वाला फ्यूचर भविष्य बताएगा। लेकिन उनका कहीं न कहीं अभी उनकी जो पॉलिसी यही है कि बाद में अगर जो कैजुअलिटी भी ज़्यादा होती है, अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जो भी वायलेशंस होते हैं, तो उसके बाद भी हम ये कह लेंगे कि जेलेंस्की भी उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे। सर, इस पूरे प्रकरण में अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका कभी भी अपने घर में युद्ध नहीं लड़ता है। वो हमेशा दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है। जैसे चाइना को कंट्रोल करने के लिए वो भारत को मोहरा बनाता है, रसिया को कंट्रोल करने के लिए वो यूक्रेन को लगा देता है पीछे। ये इसकी जो ये खतरनाक चाल है, ये जो बाकी देश समझ क्यों नहीं पाते हैं इस चीज़ को? देखिए, अमेरिका को इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत दूर पड़ती है, और वहाँ पे कोई भी जो है ना ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है कि जहाँ से जो उसके दुश्मन देश हैं जहाँ उससे बहुत अच्छे रिलेशन हो। तो अमेरिका को इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप देखें मिडल ईस्ट में अगर उसको अपना इंटरेस्ट जो है ना फुलफ़िल करना था, तो दूसरे कंट्रीज़ को जो है वहाँ पर जो है ना दूसरे कंट्रीज़ को मोहरा बना के और वहाँ पर अटैक किया और अपना इंटरेस्ट फुलफ़िल किया। अब अगर यहाँ पर भी देखें तो कहीं न कहीं यूक्रेन के ज़रिए से जो है वो जो है अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना चाह रहा है। और जेलेंस्की शायद जो है, ऐसा ज़्यादातर जो एक्सपर्ट यही कर रहे हैं कि जेलेंस्की जो है ना अमेरिका की पॉलिसी को नहीं समझ पाए, और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका जो है इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करें, अमेरिका हमेशा फर्स्ट अपना इंटरेस्ट देखता है। उसके लिए कोई मोरलिटी, आइडियलिज्म कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ रिटर्न में बातें कहता है कि मैं ऐसा करूँगा। आप उसका ये ज्वलंत उदाहरण है, अगर आप देख लें इसमें कि जेलेंस्की को जिस तरह से अकेला छोड़ दिया गया है, जिस तरह से उनको पहले कहा गया था, ऐसा लग रहा था कि नेटो खुद जो है आके डायरेक्ट इनका सपोर्ट करेगी, और जेलेंस्की को कहीं न कहीं डायरेक्टली बड़े पैमाने पर उनको सपोर्ट मिला। लेकिन आप देख रहे हैं कहीं भी अमेरिका उनका इस तरह से जो जैसा सोचा जा रहा था, ऐसा कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये अमेरिका की हमेशा रणनीति रही है कि वार जो है दूसरी जगह पे हो। और इसमें एक एंगल और देखा जा रहा है, इसमें बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं जो है इससे डबल फ़ायदा, क्योंकि अगर हम बाइडेन की बात करें, बाइडेन जो है, बाइडेन को ये कहा जाता है कि बाइडेन सीजनल लीडर हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, और वो ट्रम्प की तरह, ट्रम्प तो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन अगर बाइडेन की हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि बाइडेन जो है वो जो है अमेरिका को कहीं न कहीं जो है इकोनॉमिकली फिर से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा अमेरिका ने इधर रिसेंट में काफ़ी जंग्स लड़ी है, रिसेंट पास्ट में। अभी जो है अफगानिस्तान में भी है जो है, उनको काफ़ी पैसे का नुकसान हुआ है, इकोनॉमी उनकी काफ़ी कमज़ोर हो गई। अब वो ये चाह रहे हैं कि अगर ये वार आगे बढ़ेगी, तो आपने देखा होगा अभी जर्मनी ने अभी नए वेपन्स का उनको जो है कहीं ना कहीं जो है उनको ऑर्डर किया, और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी जो हैं
वो भी ऑर्डर नया कर रहे हैं कि हमें एक हथियार दिया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो जंग हो रही है उससे एक फियर पैदा हो रहा है कि कहीं न कहीं फ्यूचर में पुतिन जो है अपना जो एक्सटेंशन अपना जो है ना वो आगे ना एरिया को अपने अंडर में ना करना चाहें, जिसकी वजह से अगर हमारे पास जो है एक चीज़ और है, एक मैं और थीरीज इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए जो है जो न्यू रियलिज्म की बात कही जा रही है, जो न्यू रियलिज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना एक तरह की जो है अराजकता है और कोई भी ऐसा सेंट्रल पावर नहीं है जो कि जो है कंट्रीज़ को कंट्रोल कर सके। और वहाँ पे इसीलिए सभी कंट्रीज जो है ना सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे वो बिल्कुल थ्योरी जो अप्लाई हो रही है सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करने की वजह से हथियार ज़्यादा बिकेंगे, जिससे अमेरिकन जो इंडस्ट्री या वेपन इंडस्ट्री है फिर से फलने फूलने लगेगी, जिससे अमेरिका का इकोनॉमिकली जो है अमेरिका को बहुत फ़ायदा। और उसके साथ साथ रशिया जो है रशिया कमज़ोर भी, उसका दुश्मन भी एक कमज़ोर हो रहा है, उसको डबल फ़ायदा हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि अमेरिका को वेपन्स बिकेंगे, हथियार बिकेंगे, अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन ये आरोप सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं लगना चाहिए, रसिया के ऊपर भी लगना चाहिए। वो अपने हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, वो दिखा रहा है कि आओ हमसे हथियार खरीदो, हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट हथियार हैं। तो क्या ये आरोप सिर्फ अमेरिका के ऊपर ही लगेगा कि रसिया के ऊपर भी लगेगा? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ। कहीं न कहीं रशिया भी जो है ना कुछ अपने नए जो वेपन्स को उसका भी वो प्रदर्शन कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में अगर पुतिन की विक्ट्री होती है तो कहीं न कहीं जो अभी जो बहुत से कंट्रीज खुल के उसके साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप देखें जैसे जो वार बढ़ा, अगर पुतिन जो है विक्ट्री पुतिन की अगर इसमें होती है तो कहीं न कहीं जो है इनके भी वेपन्स बिल्कुल बिकेंगे, क्योंकि हमेशा जो दो बड़े पावर होते हैं हमेशा जो है उसके साथ। अगर आप देख लें अभी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो बहुत से टेररिस्ट ग्रुप हैं जो कि हर जगह अपनी जो है गलत इनह्यूमन जो है एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारते रहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इनको हथियार कहाँ से मिलता है। अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो इनके वेपन्स हैं ये जो बड़ी कंट्रीज से वो लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे अमेरिका को कहा जाता है कि अमेरिका जो है ज़मीन पे भी जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, आसमान पे भी है और वाटर में, तीनों जगह उसका कंट्रोल। लेकिन उसके बावजूद टेररिस्ट ग्रुप को वेपन्स कैसे मिल रहा है, ये क्वेश्चन की बात है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस पर भी सोचने की वर्ल्ड को ज़रूरत है, और अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं रुकी तो आने वाले दिनों में और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं और एरियाज़ में भी बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि रशिया कितना कमज़ोर हो पाएगा, लेकिन जो लोग रशिया पर प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं कि रशिया पर प्रतिबंध लगा दो वो कमज़ोर हो जाएगा, हमले रोक देगा, लेकिन वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, गैस नहीं खरीदेंगे। सिर्फ वो लोग प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। उसके बैंकों को बंद कर देने से, उसके व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने से रसिया कितना कमज़ोर हो जाएगा, जो कि अमेरिका सबसे ज़्यादा चीख रहा है प्रतिबंध लगाने के लिए। और आप देखे होंगे पिछले हाल में कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था, हुआ तो कुछ नहीं। तो ऐसे कमज़ोर प्रतिबंधों से रसिया कितना कमज़ोर हो जाएगा? देखिए जहाँ तक गैस की बात है, गैस पेट्रोलियम की बात है, गैस वर्ल्ड में जो है रशिया में बहुत ज़्यादा गैस निकलती है, और ज़्यादातर जो है इसकी आपूर्ति है जो है ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ को होती है। अगर रशिया पे पाबंदी, ये लोग खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। उसमें एक और डायमेंशन उसको कहा जा रहा है कि अमेरिका जो जिस पे काम कर रहा है, अमेरिका के पास आपको सबको पता है कि बहुत ज़्यादा उसने रिजर्व कर रखा है, ऑयल को रिजर्व कर रखा है। अगर कहीं एक क्राइसिस और आगे बढ़ता है, तेल के दाम बहुत ज़्यादा हाई रेट पे जाते हैं, तो कहीं न कहीं अमेरिका अपना रिजर्व खोल देगा। और ये भी एक बात कही जा रही है कि अमेरिका भी वो रिजर्व जो है अपना ऑयल दूसरे कंट्रीज़ को बेच सकता है, तो उससे भी अमेरिका बहुत पैसा कमा सकता है। तो अगर कई तरह से देखें तो इस वार से जो है, अगर वार बढ़ती है तो कहीं न कहीं अमेरिका को भी जो है ना, इससे ये ऑयल की जो डिप्लोमेसी, इससे भी अमेरिका काफ़ी पैसे कमा सकता है। और एक चीज़ और हमें समझनी होगी कि ये अगर ये क्राइसिस होगा तो पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। ख़ास तौर पे अगर हम देखें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑयल नहीं होता है, जैसे हमारा देश भी है, भारत है, यहाँ पे भी बहुत काफ़ी क्राइसिस होगा। और जो दूसरे देश हैं वहाँ भी क्राइसिस हो सकता है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ या जब सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हो सकता है वो अमेरिका इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा सकता है। जैसा कि सर आपने देखा कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, वो भी हाल ही में रूस का दौरा किए हैं। उसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायने जो है वो तो आम है कि यूक्रेन में जो यहूदी लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए कि भाई हमले रोक दो, हमारे भी लोग हैं। दूसरा मायने ये है कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार है और पुतिन उसको सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इजराइल की और सीरिया की जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए भी वो दौरा किया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि इजराइल जो है वो अपने एक दूरगामी सोच रखते हुए कि अगर नाराज़ ना हो पुतिन हमसे और हमारी सुरक्षा भी बनी रहे। तो आप किस नज़र से देखते हैं इस दौरे को?
देखिए बिल्कुल अगर देखें आप जेलेसिंकी देखें वो जीव हैं और कहीं न कहीं जो जीव लॉबी जो है पूरे वर्ल्ड में उनका एक सपोर्ट भी है डायरेक्टली तो नहीं हम ये कह सकते इनडायरेक्टली ज़रूर है क्योंकि ज़्यादातर जो थिंक टैंक्स हैं वर्ल्ड में वो ज़्यादातर ज्यूज़ लोगों के हैं जो ज़्यादातर कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी बनती है वो ज़्यादातर ज्यूज़ लोग हैं। और एक चीज़ और हमें देखना है जो आपने सीरिया का एग्जांपल दिया है कहीं न कहीं अगर फ्यूचर में भी आप देखेंगे ऐसा भी हो सकता है कि पुतिन की विक्ट्री होगी तो कहीं न कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं आपने देखा होगा इनडायरेक्टली ऐसा कहा जाता है बहुत से एक्सपर्ट का ये कहना है कि ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं इनडायरेक्टली जो है कहीं न कहीं वो पुतिन को थोड़ा बहुत ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है अभी आपने देखा होगा रिसेंट जो यूएई को हमेशा कहा जाता तो हमेशा अमेरिका और उसके जो अलाइज के साथ रहता था लेकिन अभी आप देखें वहाँ एब्सेंट हो गया। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मतदान की बात आई वोटिंग की जब बात आई तो ये जो संकेत जो साइन है कहीं न कहीं फ्यूचर के जो है इससे भी कहीं न कहीं जो है इजरायली जो लॉबी है वो कहीं न कहीं जो है वो उससे परेशान है। और एक चीज़ और है इनका मिलने की एक और वजह भी जैसे पुतिन है देखिए कोई भी कंट्री सिर्फ डिफेंस से नहीं चलती है कहीं न कहीं उसका आर्थिक जो भी रिलेशंस रहते हैं जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं अगर उस इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होगा कि जो ज्यू लॉबी है जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादातर दुनिया में है वो ज्यू लोगों के द्वारा जो संचालित होती है और उनका डोमिनेशन बहुत है। तो कहीं न कहीं वो जो रिलेशन है इनका पुतिन का जो रिलेशन है उन चीज़ों से तो कहीं ने उसी रिलेशन के हिसाब से वो आए थे उनसे बात करने के लिए क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में यही कहा जाता है कि सभी कंट्री जो रिलेशंस बनाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूँगा कहीं न कहीं इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो फ्यूचर के जो प्लान है क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं इस वार के बाद इसीलिए शायद उनसे मिलने आए थे वहाँ पे। जी और लोग सोच रहे हैं कि युद्ध के कुछ भी नतीजे निकले और पुतिन को अपराधी ठहराया जाएगा उन पर मुकदमा चलेगा। कितना अपराधी ठहराया जा सकता है पुतिन को कितना सज़ा मिल सकता है युद्ध ख़त्म होने के बाद में और कितने सुपर पावर जो भी देश हैं वो कितना सहमत हो पाएंगे उस अपराध से कैसे मुकदमा चलेगा और कौन जज बनेगा कौन फैसला सुनाएगा क्या वाकई में सज़ा पाएंगे पुतिन। देखिए कानून इंटरनेशनल तो है आईसीसी की अगर हम बात करें वो इसीलिए बनाई गई थी वार क्राइम जब भी होता है तो सज़ा देती है लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि पुतिन की जो यूक्रेन में क्या उनकी पॉलिसी क्या वो डिफीट कर पाते हैं पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन को या जेलेसिंकी की डेथ होती है जेलेसिंकी को हटाया जाता है या किस तरह की गवर्नमेंट जो है आगे फ्यूचर में जो है यूक्रेन में आएगी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर पुतिन या अगर उनकी डिफीट होती है अगर वो हार जाते हैं तो कहीं न कहीं बिल्कुल उनके ऊपर जो है वार क्राइम और इंटरनेशनल कोर्ट में उन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन अगर उनकी विक्ट्री होती है तो मुझे नहीं लगता जो अगर हम प्रीवियस जो एक्सपीरियंस अगर हम देखें जो रहा है आईसीसी को लेके जिस तरह से जो है बुश ने जो है जिस तरह से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन किया टोनी ब्लेयर ने किया और नेटो के दूसरे मेंबर ने जो किया जो इराक में किया अफगानिस्तान में किया और कहीं कहीं सीरिया में भी कई जगहों पे किया कोई भी आप देखें कि इन लीडरों को कोई भी किसी भी तरह की सज़ा इनको नहीं दी गई। तो ये सब डिपेंड करेगा वार पे। अगर वो हारते हैं तो मुझे लगता है ज़रूर उन पे इस तरह के मुकदमे चलाए जाएंगे। अगर वो विक्ट्री उनकी होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री जो है उन पे इस तरह के मुकदमे चला पाएगी। जैसा कि सर आपने देखा कि भारत ने सुरक्षा परिषद में किसी को वोट नहीं दिया वो निष्पक्ष रहा वो किसी की तरफ मतलब वोटिंग नहीं किया। तो क्या सर ये रणनीति बदलनी चाहिए गुटनिरपेक्षता वाली ये पुराने रवैये पे भारत चल रहा है क्या इसको बदलना नहीं चाहिए या किसी का साइड ले लेना था या भविष्य के लिए भारत अपनी पुरानी रणनीति अपना रहा है आप कैसे देख रहे हैं या कितना बेहतर कर रहा है? देखिए जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है मेरे ख्याल से जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि देखिए ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया जो है अमेरिका के बहुत करीब हो गया है और वो जो है ना कहीं कहीं अमेरिकन ब्लॉक जो है उसके सपोर्ट में वोटिंग कर देगा। लेकिन भारत ने जो अपना ये न्यूट्रल रुख जो अपनाया है मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं जैसे जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कोल्ड वार चल रहा था कोल्ड वार में भी इंडिया ने जो है आप देखेंगे कि तो वहाँ पर भी जो बीच का रास्ता लिया था किसी के साथ जो है ना डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन कहीं देखें इंडायरेक्टली रशिया ने जो है सोवियत यूनियन तब हुआ करता था उसने काफ़ी इंडिया का सपोर्ट किया था स्पेशली डिफेंस में और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी सपोर्ट करता था। लेकिन अगर अभी देखें जो कंडीशन है उसमें इंडिया की एक सबसे बड़ी जीत ये है कि दोनों ब्लॉक को अभी वो बैलेंस कर रखा है। और एक चीज़ और देखें जो अभी प्रेजेंट में इंडियन गवर्नमेंट की बातें जो चल रही हैं वो पुतिन से भी एक तरफ चल रही हैं दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो वो यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, जेलसिंकी से भी उनकी बात चल रही है। तो ये मेरे ख्याल से इंडियन डिप्लोमेसी की कहा जा सकता है कि एक विक्ट्री है। और जो इंडिया को जो एक कहा गया हमेशा कि इंडिया न्यूट्रल रहता है, ज़्यादातर जो अगर आप हिस्ट्री देखें इंडिया की, जितने भी इंटरनेशनल मैटर्स हुए हैं जो बड़े पैमाने पे जो हुए हैं, उसमें आप देखेंगे तो इंडिया जो है हमेशा जो है न्यूट्रल रुख अख्तियार किया है, और उसका फ़ायदा भी इंडिया को हुआ है। जैसे कि कोल्ड वार में इंडिया को उसका कहीं न कहीं फ़ायदा हुआ। देखिए, एक तरफ हमारा डिफेंस भी काफ़ी मजबूत हुआ, और हम एक ब्लॉक में नहीं गए, उसके बावजूद जो है कहीं न कहीं हमारा डिफेंस भी बहुत मजबूत, हम एटॉमिक ताकत भी बने। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो पॉलिसी रही है, ये आगे फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि इसको कहीं न कहीं इसके बेनिफिट ज़रूर नज़र आएंगे। जैसा कि सर आपकी रिफ्यूजियों पर बुक भी आई है, और अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 40 लाख लोग विस्थापित हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं किसी देश से। तो ये भविष्य में कितना बड़ा दूसरे देशों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, जिसके देश में वो लोग शरण लेंगे? आपको क्या लगता है सर, इस पर क्या रिसर्च आप किए हैं? देखिए, अगर हम ये बात करें रिफ्यूजियों की, शरणार्थियों की बात करें, तो ऐसा कहा जा रहा है अभी तो लगभग 15 लाख रिफ्यूजी जो हैं यूरोप के दूसरे कंट्री में जा चुके हैं, यूक्रेन के जो लोग हैं। और ये फ्यूचर में कहा जा रहा है अगर ये वार रुकती नहीं है तो इसमें लगभग 40 लाख के करीब रिफ्यूजीज जो है वो दुनिया देख सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये सबसे बड़ी संख्या होगी शरणार्थियों की। और इसमें एक चीज़ हमें और ये देखना होगा कि अभी हाल का अगर हम देखें टाइम, तो यूएनएचसीआर जो है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज जो है, उसके बजट में काफ़ी कटौती की गई, क्योंकि इतने वार्स अभी हुए हैं। रिफ्यूजी आपने देखा होगा, सीरियन कॉन्फ्लिक्ट है, अफगानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शरणार्थी जो रिफ्यूजी जो हैं यूरोप की तरफ भी आए हैं। लेकिन एक अच्छी बात रही है कि इसमें यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम जो है रिफ्यूजी जो है, जो भी शरणार्थी हैं, उनको हम प्रोटेक्शन देंगे और उनको शरण देंगे, अपने असाइलम देंगे। और लगभग जो है जो 27 मिनिस्टर्स यूरोपियन यूनियन के जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम 1 साल के लिए इन रिफ्यूजियों को बिल्कुल रहने की जगह देंगे, खाना उनको देंगे, और उसके अलावा जो है उनके बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देंगे, और इवन उन्होंने कहा कि जॉब भी हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन आप ये देखें, जब भी रिफ्यूजी क्राइसिस रहते हैं, शुरू में ऐसे ज़रूर हेल्प मिलती है, लेकिन ये जब ये लंबे दिनों तक जाता है जब वार, तो फिर धीरे धीरे उनके बजट भी कम होने लगते हैं, और लोग पैसे की भी कमी होने लगती है। इससे भी शरणार्थी जो लोग होते हैं, जो भी रिफ्यूजीज़ लोग होते हैं, उनको फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, इसमें एक चीज़ और बहुत से लोग इस बात पे भी ये कर रहे हैं कि जो पॉलिसी रिफ्यूजी की बनी है वो सबके लिए बराबर बनी है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन अभी शुरू में कह रहा है कि हम इतने लोगों को करेंगे, लेकिन बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी किया जो उनकी प्रीवियस पॉलिसी थी रिफ्यूजी को लेकर। क्योंकि 2015 में जो सीरिया में जो भी वार हुआ था, सीरिया से जो रिफ्यूजीज जो आए और अफगानिस्तान से जो आए, इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ यूरोपियन कंट्री, उन्होंने फेंस लगा के इन रिफ्यूजियों को रोक दिया कि आप जा नहीं सकते आगे। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप लोग जो है, आपकी जो पॉलिसी, आप एक तरफ तो लिबरलिज्म की बात करते हैं कि हम बहुत लिबरल हैं और हम नेचुरल राइट्स जो लोगों के हैं, जो भी राइट्स लोगों के हैं, उनका हम बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, हम इंसानों को, ह्यूमन को बराबर समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखा गया 2015 में, उस पर कहीं न कहीं वो रिलीजियस बेसिस पे रही है, और जो है इस्लामोफोबिक रही है इनकी जो रिफ्यूजी की पॉलिसी रही है। और दूसरी चीज़ है कि एक ओरिजिन भी इनका रहा है कि जैसे ओरिजिन कंट्री की, इस कंट्री के अफगानिस्तान के हैं, तो ऐसे लोग हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस पे बहुत से लोग जो है ना, बहुत से एक्सपर्ट इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। कैमरामैन आलोक मिश्रा जी और अकरम रज़ा, अनुज भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन आलोक मिश्रा के साथ, और आप देखते रहिए हमारा बतकही के एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी। जय हिंद, जय भारत।